रहा ना वैसे को क्या सो हे गाइस, दिस इज हॉरलैंड। तो मैं बहुत दिनों के बाद में आप लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी मूवी जो कि एक वेम्पायर मूवी है। ये मूवी ड्रैकुला से काफी ज्यादा सिमिलर है और देखा जाए तो 90% ये ड्रैकुला से ही कॉपी है, लेकिन कभी भी इसके मेकर ने ये एडमिट नहीं किया। मूवी का नाम है नोस्फेरातु, जो कि 2024 में रिलीज हुई है और ये मूवी 1922 में आई एक जर्मन साइलेंट हॉरर मूवी का रीमेक है। और ये रीमेक 10-20 नहीं बल्कि पूरे 100 सालों के बाद में आया है। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसका थिएटर एक्सपीरियंस काफी अच्छा है और मैं आपको जरूर से कहूंगा कि एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एलन नाम की एक लड़की से, जो कि बहुत ही लोनली थी और डिप्रेस्ड थी। अपनी मन की बात कहने के लिए भी उसके पास में कोई नहीं था और तब एक रात को वो अपने सच्चे दिल से प्रे करती है कि चाहे वो कोई भी हो वो उसके पास में आए और उसे अपना कर उसकी लोनलीनेस को दूर करे। भले ही वो गॉड हो या फिर कोई गार्डियन एंजल, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एलन की प्रेयर भी काम कर जाती है और कोई उसके पास में आता है। वो एक इनविजिबल चीज थी जिसका चेहरा नहीं दिखाया जाता है, बस उसके शेडो को ही हम देख पाते हैं। लेकिन उस पर्सन के आते ही एलन की बॉडी हवा में उड़ने लगती है। फिर एलन घर से बाहर गार्डन में जाकर लेट जाती है, जहाँ पर उसे अजीब सा अटैक आने लगते हैं, जिस दौरान वो पर्सन उसकी बॉडी को टच करता है और उसके साथ में वहीं पर इंटीमेट होता है। इस बात का एलन को जरा भी होश नहीं था और इसी के साथ में मूवी का इंट्रो सीन कट होता है। अब कहानी 1838 में जर्मनी से शुरू होती है, जहाँ पर एलन अब बड़ी हो चुकी थी। उसकी शादी एक रियल एस्टेट एजेंट थॉमस हुई थी और दोनों जर्मनी के शहर विस्बर्ग में रहते थे। आज भी एलन को कई सारे भयानक सपने आते रहते हैं। सालों पहले हुई उस रात के इंसिडेंट को लेकर वो आज भी डरी हुई थी। वो आज तो कंफ्यूज थी कि क्या वो एक सपना था या हकीकत थी। एलन और थॉमस एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। थॉमस अच्छे खासे पैसे कमाकर एलन को एक कंफर्टेबल लाइफ देना चाहता था और आज उसके ऑफिस में उसे मौका भी मिला था। थॉमस को अपने बॉस नॉक से पता चलता है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन काउंट ऑरलॉक अपने बोहेमिया का पुराना मेंशन बेचकर एक नया मेंशन जर्मनी के विस्बर्ग में लेना चाहता है। अगर थॉमस इस काम को सक्सेसफुली कर पाया तो उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और उसकी जॉब भी परमानेंट हो जाएगी। थॉमस इस काम के लिए मान जाता है और वो इसी वीक बोहेमिया जाने के लिए रेडी होता है। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल काम था एलन को समझाना। वो किसी भी हालत में थॉमस से दूर नहीं होना चाहती थी। वो थॉमस को उसके भयानक सपनों के बारे में बताती है, जहाँ पर उसके सभी अपने मर चुके थे और वो एक वेडिंग ड्रेस में खड़ी थी। इसीलिए उसे थॉमस के लिए बहुत ही फिक्र हो रही थी। लेकिन थॉमस को उनके अच्छे फ्यूचर के लिए काम तो करना ही था और वो एलन को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। इसीलिए अगले ही दिन वो एलन को लेकर अपने एक दोस्त फ्रेड के पास में जाता है, ताकि उसके वापस आने तक एलन फ्रेड की वाइफ एना और उनकी दोनों बेटियों के साथ में रहे और उसे अकेला जरा भी फील ना हो। जल्दी ही एलन फ्रेड की फैमिली के साथ में घुल मिल जाती है, लेकिन उसे अभी भी थॉमस से दूर होने का दुख हो रहा था। इसलिए वो रात को अपने लॉकेट के अंदर अपने बाल कट करके डाल देती है। अगले दिन जब थॉमस बोहेमिया के लिए निकलने वाला था तो वो उसे वही लॉकेट अपनी निशानी के तौर पर देती है। उसी रात को हम एक आदमी को देखते हैं जो कि नेकेड था। एक अंधेरे कमरे में कैंडल जलाकर वो किसी तरीके का रिचुअल कर रहा था और वो अपने किसी लॉर्ड को बुला रहा था। यहाँ पर कई घंटों की जर्नी के बाद में थॉमस बोहेमिया के एक विलेज तक आ जाता है, जहाँ के लोग डांस परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन जब वो उन लोगों से ऑरलॉक के मेंशन का एड्रेस पूछता है तो सभी लोग ये सुनकर काफी डर जाते हैं और वे लोग उसे वहाँ पर जाने से मना करते हैं। थॉमस उनकी बातें नहीं मानता है, क्योंकि उससे तो काउंट ऑरलॉक के वहाँ पर जाना ही था, पर उससे रात भी बितानी थी। तो इसीलिए वो गांव के एक फैमिली के घर पर आकर रुक जाता है। उस फैमिली की एक औरत थॉमस को ऑरलॉक के पास नहीं जाने का एडवाइस देती है और उसे एक क्रॉस भी देती है। उसके मुताबिक ऑरलॉक बहुत ही बुरा है, लेकिन थॉमस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है और सो जाता है। आधी रात को जब थॉमस की नींद खुलती है तो देखता है कि गांव के लोग एक बिना कपड़ों की लड़की को घोड़े पर बिठा कर जंगल में ग्रेव के पास में ले जा रहे हैं। फिर वो उस ग्रेव को खोलकर वहाँ पर मौजूद वैम्पायर के दिल में लकड़ी घुसाकर उसे जान से मार देते हैं। ये सब थॉमस गांव वालों के बीच में खड़े होकर देख रहा था, पर ये थॉमस का एक भयानक सपना था। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने जूतों में जंगल की मिट्टी लगी हुई देखता है और उससे भी ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये सपना था या हकीकत थी। अगली सुबह जब वो उस घर से निकलता है तो उसे बाहर एक भी गाँव वाला नहीं दिखाई देता है और ना ही उसका घोड़ा वहाँ पर था। रातों रात ये पूरा गांव खाली हो चुका था। फिर थॉमस ऑरलॉक के मेंशन में जाने के लिए पैदल ही निकलता है। कई घंटों तक पैदल ही ट्रेवल करने के बाद में वो ऑरलॉक के मेंशन तक आ गया था और तब एक तांगा आकर उसके पास मुकता है। थॉमस उसमें बैठ जाता है और वो जल्दी ही ऑरलॉक के मेंशन तक पहुंचता है, जहाँ पर ऑरलॉक के खतरनाक कुत्ते थे। वहाँ पर पहुंचते ही थॉमस की तबीयत खराब होने लगती है। मतलब ये साफ था कि वो किसी गलत जगह पर आ गया है। किसी तरह वो खुद को संभालता है और मेंशन के अंदर जाता है। वहाँ पर वो ऑरलॉक से मिलता है, लेकिन ऑरलॉक का चेहरा उसे नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से ऑरलॉक उससे नाराज भी था, क्योंकि थॉमस को आने में बहुत देर हो चुकी थी। जिसके बाद ऑरलॉक थॉमस को डिनर ऑफर करता है, साथ ही वो उसे वाइन भी पिलाता है। ऑरलॉक की आवाज बहुत ही डरावनी थी।
how I look forward to retiring to your city. वो एक 6.5 फीट का बूढ़ा आदमी था जो कि काफी डरावना लग रहा था। उसे देखकर थॉमस को भी काफी डर लग रहा था। डिनर करते समय ब्रेड का एक पीस काटते दौरान थॉमस की उंगली में कट लग जाता है और उसका खून देखकर ऑरलॉक बहुत ही अग्रेसिव बिहेव करने लगता है। उसकी उंगली पर बैंडेज लगाने के लिए ऑरलॉक उसे अपने पास में बुलाता है, लेकिन उसी समय थॉमस बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब थॉमस की आंखें खुलती है तो वो उसी जगह पर खुद को पाता है, लेकिन मेंशन में कहीं भी उसे ऑरलॉक नहीं दिखाई दे रहा था। मेंशन के सारे दरवाजे बंद थे, तो इसलिए थॉमस वहां से बाहर नहीं जा पाता है। उसे अपने सीने में काफी दर्द हो रहा था और जब वो अपने चेस्ट को देखता है तो उसे अपने सीने में 2 होल नजर आते हैं और मेंशन में उसे कई सारे चूहे भी नजर आते हैं। इन सब से थॉमस बहुत ही डर जाता है और वो जल्दी ही अपना काम खत्म करके वापस अपने घर पर जाने का डिसाइड करता है। शाम के समय ऑरलॉक अपने नए मेंशन के कुछ डॉक्यूमेंट रेडी करता है, लेकिन उनमें से एक डॉक्यूमेंट काफी अजीब लैंग्वेज में था जिसमें ऑरलॉक थॉमस का साइन लेता है। साथ ही वो थॉमस को उसके काम के लिए कुछ गोल्ड कॉइन भी देता है। ऑरलॉक फिर उससे उस लॉकेट को देखने के लिए मांगता है जो कि एलन ने उसे जाने से पहले दिया था। थॉमस भी उसे मना नहीं कर पाता है और लॉकेट देखने के लिए उसे दे देता है। फिर थॉमस उससे वहां से वापस अपनी सिटी लौटने की बातें कहता है, लेकिन ऑरलॉक उसे वहां से जाने नहीं देना चाहता था। उसके मुताबिक थॉमस अभी बीमार है, इसलिए उसे कुछ दिनों तक इसी मेंशन में ही रहना चाहिए। ये कहकर ऑरलॉक अपने रूम में चला जाता है और वो थॉमस को एलन का लॉकेट भी नहीं देता है। अगले दिन थॉमस को फिर से अपने सीने में 2 होल नजर आते हैं, जिससे वो बहुत ही डर जाता है और मेंशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन उससे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। ऊपर से बाहर निकलने के सभी दरवाजे भी बंद थे। तभी उसे वहां के बेसमेंट में एक सीक्रेट रूम नजर आता है, जिसके अंदर जाने पर उसे कई सारे कॉफिन मिलते हैं। उनमें से एक कॉफिन को खोलने पर उसे ऑरलॉक की डेड बॉडी मिलती है, जिससे वो समझ जाता है कि ऑरलॉक कोई इंसान नहीं है। उसकी पूरी बॉडी सड़ी हुई थी और उसके आसपास चूहे घूम रहे थे। ये देखकर थॉमस वहां पर पड़े हुए एक हथियार को उठा लेता है। तब तक ऑरलॉक अपनी नींद से जाग चुका था और वो थॉमस के ऊपर हमला कर देता है। किसी तरह थॉमस उससे और उसके कुत्तों से बचकर बेसमेंट से बाहर आता है और वहां पर दरवाजे को लॉक कर देता है। तब ऑरलॉक कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे कि थॉमस के साथ ही उससे इतनी दूर रहने वाली एलन भी पजेस्ड हो जाती है। एलन पजेस्ट होकर स्लीप वॉकिंग कर रही थी और थॉमस पजेस्ट होकर ऑरलॉक के बेसमेंट से बाहर निकलता है। फिर उसे वो खुद का ब्लड पीने को देता है। इसी दौरान उसे एक पल के लिए अपने सामने एलन नेकेड पजेस्ट हालत में दिखाई देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऑरलॉक एक वैम्पायर है। उसने अपनी वाइन में कुछ मिला दिया था, जिससे कि थॉमस बेहोश हो गया था और हर रात इसी तरीके से थॉमस का खून पी रहा था। तभी थॉमस के सीने पर 2 दांतों के निशान बने हुए थे। गांव में भी उस रात को थॉमस ने वो सपना नहीं बल्कि हकीकत देखी थी, इसीलिए उसके जूतों में वो मिट्टी लगी हुई थी। शायद उस रात को गांव वाले ऑरलॉक जैसे किसी वैम्पायर को मारना चाहते थे, जिसके बाद ऑरलॉक ने शायद पूरे गांव वालों को खत्म कर दिया होगा और इसीलिए अगले दिन गांव में एक भी इंसान नहीं मौजूद था। और एक पल में पूरा गांव कैसे गायब हो जाएगा। काउंट ऑरलॉक जैसे और भी कई सारे वैम्पायर जरूर होंगे, क्योंकि मेंशन के बेसमेंट में हमने और भी कई सारे कॉफिन्स को देखा था। अब एनीवेज अगले दिन फ्रेड डॉक्टर रॉबर्ट को एलन के ट्रीटमेंट करने के लिए बुलाता है। तब एलन नींद में बड़बड़ा रही थी कि वो उसके पास आ रहा है। उन्हें एलन की प्रॉब्लम का पता तो नहीं चलता है, लेकिन रॉबर्ट एलन को क्लोरोफॉर्म देकर सुला देता है और वो फ्रेड को एडवाइस देता है कि वो एलन को बेड से बांध कर रखे ताकि वो स्लीप वॉकिंग न करे। वहीं पर थॉमस की जब आंखें खुलती है तो ऑरलॉक के कुत्ते उसके पीछे पड़ चुके थे, जिनसे बचकर वो खिड़की के बाहर खड़ा हो जाता है। तभी उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो मेंशन के पास वाली नदी में गिर जाता है। अब थॉमस इतने दिनों से मेंशन में गया था और उसकी कोई खबर नहीं थी। एलन बहुत ही टेंशन में थी। फ्रेड ने भी थॉमस के बारे में पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। एना और फ्रेड एलन के बारे में बातें कर रहे थे कि तभी एलन को अजीब तरीके से अटैक आने लगते हैं, जैसे कि वो पजेस्ट हो गई हो। इधर हम मेंटल हॉस्पिटल में थॉमस के बॉस नॉक को देखते हैं, जो कि अचानक से अजीब बिहेव कर रहा था और इसलिए उसे कुछ दिनों के लिए मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया था। लेकिन वहाँ भी नॉक का बिहेवियर नॉर्मल नहीं था, उल्टा वो चूहों और चिड़िया को कच्चा ही खा रहा था। साथ ही वो ठीक एलन के जैसे किसी मास्टर के आने की बातें कह रहा था। डॉक्टर रॉबर्ट को एलन और नॉक की प्रॉब्लम सेम लग रही थी और उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अचानक से नॉक रॉबर्ट के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह रॉबर्ट की जान बच जाती है। इधर एलन को लगातार अटैक आ रहे थे। वो बहुत ही कम समय के लिए नॉर्मल रहती थी और इसीलिए फ्रेड ने उसे बेड से बांध कर रख दिया था। फिर अगले दिन एक लेडी को थॉमस नदी के पास में मिलता है, जिससे वो चर्च लेकर आ जाती है। चर्च वाले समझ चुके थे कि थॉमस ऑरलॉक के वहां से बचकर निकला है और जल्दी ही ऑरलॉक उसके पास पहुंच जाएगा, इसलिए वे लोग उसके ऊपर एक रिचुअल करते हैं, जिससे कि थॉमस ऑरलॉक के पोजीशन से बाहर आता है। चर्च की नन थॉमस को वहीं पर रहने के लिए कहती है, क्योंकि चर्च में कोई भी बुरी शक्ति नहीं आ सकती है। उससे पता था कि ऑरलॉक एलन के पास में जाने वाला है और उसे अपनी पत्नी को किसी भी तरीके से बचाना होगा। वहीं पर ऑरलॉक खुद को अपने कॉफिन में बंद कर लेता है और उसके कॉफिन को एक शिप से विस्बर्ग ले जाया जा रहा था। शिप के लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि उनके शिप में एक वैम्पायर भी ट्रैवल कर रहा है और उसके साथ में चूहे थे जो कि प्लेग की बीमारी को फैला रहे थे।
जिसके कुछ ही देर के बाद में शिप के सभी लोग एक एक करके प्लेग की बीमारी से मारे जा रहे थे। अगले दिन फ्रेड और रॉबर्ट विलियम नाम के एक फेमस प्रोफेसर को अपने घर पर लाते हैं ताकि एलन की बीमारी को समझ पाए। उसे देखकर विलियम समझ जाता है कि एना किसी वैम्पायर के पोजीशन में है। एलन उन्हें अपने भयानक सपनों के बारे में बताती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलन को ये अटैक कुछ साल पहले से आ रहे हैं। उसी रात को फिर से एलन पोजीशन की हालत में आ जाती है। उसकी फीमेल साइकिल कई दिनों से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ऊपर से जब विलियम एक नीडल को एलन के हाथ में घुसा देता है तो उसे जरा भी दर्द नहीं होता है। अचानक एलन फिर से किसी के आने की बातें कहने लगती है। उसको अजीब अजीब अटैक आने लगते हैं और किसी तरह वे लोग उसे संभालते हैं, लेकिन एलन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसीलिए विलियम एना को एलन के साथ में सोने के लिए कहता है। इधर शिप का कैप्टन शिप पर मारे गए लोगों की डेड बॉडी को पानी में फेंक रहा था ताकि प्लेग शिप में न फैले। और फिर जब शिप का एक वर्कर बेसमेंट में जाता है तो उसे ऑरलॉक के कॉफिन से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। जब वो कॉफिन को खोलता है तो उसे वहाँ पर ऑरलॉक नहीं मिलता है। उसके कॉफिन में बहुत सारे चूहे थे। अचानक से ऑरलॉक पीछे से आकर उसके ऊपर हमला करता है और उसके गले में काटकर उसका खून पीने लगता है। इधर नॉक भी अब हॉस्पिटल के एक स्टाफ को काटकर उसका कच्चा मांस खा लेता है और उसे जान से मारकर हॉस्पिटल से भाग चुका था। थॉमस भी कई दिनों तक ट्रेवल करके एलन तक पहुंच चुका था, लेकिन वो काफी ज्यादा बीमार था। थॉमस एलन को ऑरलॉक के बारे में बताता है जिसके पास एलन का लॉकेट है और उसके मुताबिक ऑरलॉक उस लॉकेट को स्मेल करके एलन तक पहुंच जाएगा। लेकिन तब तक ऑरलॉक अपने प्लेग वाले रेड्स के साथ में ऑलरेडी विजबर्ग पहुंच चुका था और ऑरलॉक के रेड्स पूरे टाउन में प्लेग की बीमारी फैला रहे थे। तो वहीं पर ऑरलॉक को नॉक उसके नए मेंशन में लेकर आता है। हमें पता चलता है कि नॉक वैम्पायर नहीं है बल्कि वो ऑरलॉक का सर्वेंट है। ऑरलॉक के कहने पर ही नॉक ने थॉमस को उसके मेंशन का काम दिया था ताकि थॉमस खुद ऑरलॉक के पास में जाए और सब कुछ ऑलरेडी प्लान्ड था। इधर शिप में जो मरे गए लोगों की डेड बॉडी मिली थी उनमें थोड़ा सा भी खून नहीं बचा था, जिससे विलियम समझ जाता है कि ये काम वैम्पायर का है और उसी शिप से वैम्पायर विजबर्ग तक आ चुका था और उसी की वजह से ही पूरे टाउन में प्लेग फैला हुआ था। अब जब रात होती है तो थॉमस को एलन में बार बार ऑरलॉक का भयानक फेस नजर आता है और इसीलिए वो खुद को एलन से दूर कर लेता है। जिसके बाद एलन एना के साथ में रूम शेयर करती है। फिर आधी रात को ऑरलॉक एलन से मिलने के लिए आता है, जो कि एलन को उसकी मर्जी से उसका हो जाने को कहता है। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जिससे कि दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते हैं। फिर ऑरलॉक एलन को उसके और थॉमस के बीच हुई डील के बारे में बताता है, जिसके हिसाब से थॉमस ने गोल्ड के बदले डॉक्यूमेंट्स पर साइन किया था और एलन को ऑरलॉक के हवाले कर दिया था। भले ही ऑरलॉक ने धोखे से किसी और लैंग्वेज में थॉमस से साइन करवाई थी, लेकिन डील तो हो चुकी थी और अब बस एलन को अपनी मर्जी से ऑरलॉक से शादी करके खुद को उसके हवाले करना है। लेकिन एलन इस बात के लिए उसे मना कर देती है क्योंकि वो सिर्फ थॉमस से प्यार करती थी। तब ऑरलॉक उसे 3 दिन का टाइम देकर धमकी देता है कि जब तक एलन पूरी तरीके से उसकी नहीं हो जाएगी वो दुनिया के सभी लोगों को और उसके अपनों को मारता चला जाएगा। फिर अगली सुबह जब इन्हीं बातों को याद करके एलन की आंखें खुलती है तो देखते कि एना की बॉडी को चूहे खा रहे थे। एना को भी ऑरलॉक ने पजेस कर लिया था और इसीलिए वो रेड को खुद से हटा नहीं पा रही थी। उससे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसके अंदर उसका होने वाला बच्चा मूव हो रहा है। इन सब के चक्कर में एना को मिसकैरेज भी हो चुका था, जिससे एना और फ्रेड बहुत ही दुखी थे। फ्रेड इन सब का जिम्मेदार एलन को मान रहा था और इसीलिए वो एलन और थॉमस को उसके घर से निकाल देता है। दूसरी तरफ थॉमस और विलियम ये समझ चुके थे कि नॉक अब वैम्पायर ऑरलॉक का ही सर्वेंट है और वो उसी मास्टर के आने की बातें कह रहा था और इसीलिए दोनों नॉक के ऑफिस में जाते हैं ऑरलॉक के बारे में एविडेंस ढूंढने के लिए, जहाँ पर उन्हें एक डेमोनिक बुक मिलती है। उस बुक में वैम्पायर के बारे में लिखा था कि कैसे ऑरलॉक को खत्म किया जा सकता है। विलियम समझ चुका था कि ऑरलॉक को कैसे मारना है और उसे इस काम में एलन की हेल्प चाहिए थी। अब उन्हें एलन फ्रेड के घर पर नहीं मिलती है तो इसलिए वे लोग एलन को ढूंढने में लग जाते हैं। थॉमस उस टाउन को छोड़कर दूर जाना चाहता था ताकि ऑरलॉक उन तक न पहुंचे और तब एलन उसे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सच बताती है। असल में मूवी की शुरुआत में एलन ने प्रे करके ऑरलॉक को अपने पास में बुला लिया था ताकि उसका अकेलापन खत्म हो जाए। उसने उसे इतने दिल से बुलाया कि ऑरलॉक सालों बाद अंधकार से बाहर आकर एलन से पागलों की तरह प्यार करने लगा था। इसी तरह दोनों इंटीमेट भी हुए थे और जब दोनों इंटीमेट होते थे तो एलन को कोई भी होश नहीं होता था। एक बार तो एलन अपने पिता को बिना कपड़ों के जंगल से मिली थी, जिसके बाद उसके पिता उसे एक खराब कैरेक्टर की लड़की मानते थे और वे उससे काफी नफरत भी करने लगे थे। उसी के बाद से एलन ने खुद को ऑरलॉक से दूर कर लिया। कुछ सालों के बाद में एलन थॉमस से मिली और उसने थॉमस से शादी की तो ऑरलॉक और भी ज्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि वो एलन को किसी का होते हुए नहीं देख सकता था। इसीलिए ऑरलॉक ने नए मेंशन का बहाना बनाकर थॉमस को अपने पास में बुलाया। उसने उसे ट्रिक करके उसके साइन लिए, जिसके हिसाब से थॉमस एलन को ऑरलॉक के हवाले कर चुका था। ये कहते कहते एलन अचानक से पजेस हो जाती है और थॉमस को उसके और ऑरलॉक के इंटीमेट होने की बातें कहती है, जिससे थॉमस गुस्सा हो जाता है और एलन के साथ में फोर्सफुली इंटीमेट होता है। वो ऑरलॉक को दिखाना चाहता था कि एलन सिर्फ उसकी है। अचानक थॉमस को फिर से एलन में उसका डेमोनिक रूप दिखाई देता है और एलन को फिर से अटैक आने लगते हैं। उसी रात को एना को उसके बच्चे के रूम से चिल्लाने की आवाज आती है।
वहाँ जाकर वो देखती है कि ओरलॉक ने उनके दोनों छोटे छोटे बच्चों का खून पी लिया है। उसके दोनों बच्चे मर चुके थे। जिसके बाद ओरलॉक एना को भी उनकी तरह जान से मार डालता है। एक ही पल में फ्रेड की पूरी फैमिली खत्म हो चुकी थी, जिससे वो पूरी तरीके से टूट गया था। इन सबका जिम्मेदार वो एलन को मान रहा था। तब थॉमस उसे अपने जख्म दिखाकर समझाता है कि इन सबका जिम्मेदार ओरलॉक है और उन्हें मिलकर उसे खत्म करना होगा। और इसलिए सभी डिसाइड करते हैं कि रात को वे लोग ओरलॉक के मेंशन में जाकर उसके कॉफिन को खोलेंगे और एक हथियार को ओरलॉक के दिल में उतार कर उसे खत्म कर देंगे। जिसके बाद प्लान के हिसाब से एलन थॉमस को ओरलॉक को खत्म करने के लिए भेजती है। थॉमस, रॉबर्ट और विलियम अपने मिशन के लिए रेडी होते हैं, लेकिन उन्हें फ्रेड नहीं मिल रहा था। वे लोग फ्रेड को ढूंढने लगते हैं। अपनी फैमिली की मौत को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए वो अपने आखिरी समय में अपनी पत्नी एना को हक करके मारा जाता है। जिसके बाद वे लोग उन सभी डेड बॉडी को जला देते हैं ताकि प्लेग और न फैले। फिर वे लोग ओरलॉक का मेंशन जला देते हैं। वहाँ पर उन्हें कॉफिन मिल जाता है। वे उस कॉफिन को खोलकर उसके दिल में हथियार से वार करते हैं, लेकिन ओरलॉक वहाँ पर नहीं था। उसकी जगह वहाँ पर नॉक था और उसके सीने में वो हथियार घुस चुका था। जिसके बाद में वे लोग ओरलॉक के पूरे मेंशन को उन्हीं चूहों के साथ में आग लगा देते हैं। यहाँ पर हम एलन को देखते हैं जो कि वेडिंग ड्रेस पहनकर ओरलॉक को अपने पास में बुला रही थी और वो अपनी मर्जी से उसे शादी के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद वो उसे किस करती है और अपने आप को पूरी तरीके से उसे सौंप देती है। एना अपने कपड़े निकालकर उसके सामने लेट जाती है और दोनों इंटीमेट होते हैं और ओरलॉक उसके सीने से उसका खून पीने लगता है। इधर थॉमस को विलियम से पता चलता है कि एलन ने उसे जानबूझकर ओरलॉक के मेंशन में उसे मारने के लिए भेजा और ये प्लान एलन और विलियम का था, क्योंकि विलियम को पता चल चुका था कि ओरलॉक को सिर्फ एलन ही खत्म कर सकती है। यह सुनकर थॉमस एलन को बचाने के लिए एलन के घर की तरफ भागता है। उसके वहां पर पहुंचते ही सूरज निकल चुका था और ओरलॉक एलन के प्यार में इतना पागल था कि उसका खून पीते पीते कब सूरज निकल गया था उसे पता भी नहीं चलता है। और जैसे ही सूरज की रोशनी उसके शरीर पर पड़ती है तो कुछ ही समय में एलन को हक करके वो खत्म हो जाता है। जब तक विलियम और थॉमस वहाँ पर पहुँचते हैं तो एलन के शरीर से खून खत्म होने के कारण उसकी मौत हो चुकी थी। एलन ने अपनी जान के बदले पूरी दुनिया को ओरलॉक के कहर से बचा लिया था और बस यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, रॉबर्ट एगर्स की नोस्फेरातु एक हॉन्टिंग और विजुअली स्टनिंग रीमेक है 1922 के साइलेंट हॉरर क्लासिक की। बिल स्कार्सगार्ड ने काउंट ओरलॉक के रोल को ब्रिलियंटली प्ले किया है, जो कि फिल्म को एक एरी और अनसेटिंग फील देता है। इसकी सिनेमेटोग्राफी, गोथिक सेट डिजाइन्स और क्रीपी बैकग्राउंड स्कोर एक इमेंसी हॉरर एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। स्लो बर्न टेंशन और एगर्स का यूनिक स्टोरी टेलिंग इस फिल्म को एक मास्टरपीस बनाता है, स्पेशली हॉरर और क्लासिक वैम्पायर स्टोरी लवर्स के लिए। अब ओरलॉक और ड्रैकुला में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज है, जैसे कि दोनों एंशिएंट वैम्पायर्स है जो कि इंसानों का खून पीते हैं, स्पेशली यंग वुमेन्स का। ओरलॉक को काफी ज्यादा भयानक दिखाया गया है, एक चूहे की तरह, जबकि ड्रैकुला को एक बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी की तरह दिखाया जाता है। दोनों ही दूर के कासल में रहते हैं और जब भी नए शहर में आते हैं तो अपना कहर बरसाते हैं। ओरलॉक प्लेग को फैलाता है, जबकि ड्रैकुला का हॉरर कुछ ज्यादा ही पर्सनल होता है, जैसे कि सिडक्शन, माइंड कंट्रोल करना।